हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। हम लोग डीसी मशीन को डिस्कस कर रहे हैं। डीसी मशीन में सबसे पहले हम लोग डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग डीसी मशीन का आर्मेचर वाइंडिंग डिस्कस किए। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक सर्किट। मतलब डीसी मशीन में मैग्नेटिक सर्किट जो होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा अपना पाथ किस तरह से पूरा करेगा, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे ये इक्वेशन ऑफ जनरेटर, यानी जनरेटर में जो ये इंड्यूस्ड होगा उसका इक्वेशन हम लोग ड्राइव करेंगे। तो देखिए, ये आप लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोगों को बताए थे, ये डीसी मशीन है। जिसे मान लेते हैं जनरेटर या मोटर कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग को देखना है मैग्नेटिक सर्किट, यानी फ्लक्स के डायरेक्शन को देखना है। तो देखिए, ये है आर्मेचर। तो आर्मेचर में हम एक स्लॉट ले रहे हैं और एक कंडक्टर रख दे रहे हैं। इसमें यहाँ पे कंडक्टर है, 4 कंडक्टर रख दे रहे हैं। 4 स्लॉट ले रहे हैं, 4 कंडक्टर रख दे रहे हैं। चार स्लॉट लिए हैं। अब देखिए, हमको ये आपका पोल है और एक ये पोल है, ये पोल है, ये पोल है। तो आपको पता होगा कि ये एक नॉर्थ, एक साउथ, एक नॉर्थ, एक साउथ, इस तरह से अल्टरनेट वे में पोल फॉर्म होता है। यानी अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, इस तरह से फिर ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो मानते हैं कि ये नॉर्थ है। तो ये नॉर्थ कब होगा? नॉर्थ कब होगा? देखिए, यहाँ पे हम लोग इसमें बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंडिंग को हम दिखा रहे हैं, हमें बाइंडिंग को दिखा रहे हैं। इसी तरह से इसका बाइंडिंग दिखा देते हैं, सबका बाइंडिंग दिखा देते हैं। देखिए, हम मान रहे हैं कि ये नॉर्थ होगा। तो बताइए, तो नॉर्थ कब होगा? नॉर्थ होगा यानी नॉर्थ से फ्लक्स इमिट करता है। नॉर्थ से फ्लक्स इमिट करता है। देखिए, तो राइट हैंड लगाते हैं। तो राइट हैंड लगा रहे हैं तो फ्लक्स इमिट कर रहा है, यानी फ्लक्स नीचे आ रहा है। फ्लक्स नीचे आ रहा है, यदि अगर ये पोल है, फ्लक्स नीचे आ रहा है। देखिए, तो करंट कैसे जाएगा? करंट इस तरह से जाएगा, यानी ऊपर से अंदर से पास करेगा। देखिए, तो करंट इस तरह से जाएगा। करंट इसको से इन करेगा, करंट इसको से इन करेगा तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा और यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए, यहाँ से करंट इन करेगा, यहाँ से करंट इन करेगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए, तो तब नहीं फ्लक्स नीचे आएगा। तो यहाँ से करंट निकाल रहा है और यहाँ से करंट इन कर रहा है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया। और देखिए, जब ये नॉर्थ पोल है तब ये साउथ पोल होगा। ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल में फ्लक्स इमिट कर फ्लक्स इंटर करता है, यानी फ्लक्स इंटर करेगा, यानी इस साइड जाएगा। देखिए, तो ये है आपका साउथ पोल। तो देखिए, इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरह से होगा? फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी फ्लक्स इसमें इंटर करेगा। तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरफ हम लोग अंगूठा रख दिए। और देखिए, करंट यहाँ से इमिट करेगा और यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से इमिट करेगा, यानी यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा। देखिए, यहाँ से इंटर कर रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ क्रॉस होगा और यहाँ डॉट होगा। यहाँ क्रॉस होगा और यहाँ डॉट होगा। इसी तरह से इसमें देखें तो ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ, ये साउथ होगा। तो देखिए, ये नॉर्थ होगा, यानी फ्लक्स यहाँ से इमिट करेगा तो यानी फ्लक्स ऊपर रहेगा। देखिए, ऊपर रखते हैं अंगूठा। अब देखिए, करंट यहाँ से इन करेगा और यहाँ से आउट करेगा, यहाँ से इन करेगा, यहाँ से आउट करेगा। यानी यहाँ से इन करेगा तो यहाँ डॉट दिखा रहे हैं दोनों में, और यहाँ से इन कर रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉस, यहाँ से इन कर रहा है, यानी यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ से इमिट कर रहा है, यानी यहाँ से डॉट। अब देखिए, ये है साउथ, यानी इसमें फ्लक्स इंटर करेगा, यानी अंगूठा इस डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो देखिए, अब देखिए, अंगूठा इस डायरेक्शन में है। तो देखिए, तो करंट यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से इमिट करेगा। करंट यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से इमिट करेगा, यहाँ से इंटर करेगा, यानी ये हो जाएगा क्रॉस और ये हो जाएगा डॉट। तो यहाँ हम दिखा दिए। देखिए, फ्लक्स दिखाते हैं। तो यहाँ से जो फ्लक्स आएगा, मान लेते हैं कि इससे 5 फ्लक्स आया। तो जो 5 फ्लक्स आएगा वो आधा इधर चला जाएगा और आधा इधर चला जाएगा, और यहाँ से ये अपना पाथ पूरा कर लेगा आधा इधर से, और आधा पाथ अपना पूरा कर लेगा इधर से। तो देखिए, तो ये पोल कितना फ्लक्स जनरेट किया? ये पोल मान लेते हैं कि 5 फ्लक्स जनरेट किया। ये 5 फ्लक्स जनरेट किया, तो 5/2 इधर चला गया, 5/2 इधर चला गया। अब बोल रहे हैं कि ये पोल भी 5 फ्लक्स जनरेट किया। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ।
अब बोल रहे हैं कि ये भी 5 फ्लक्स जनरेट किया, ये भी 5 फ्लक्स जनरेट किया, ये भी 5 फ्लक्स जनरेट किया, तो ये भी अपना आधा पाथ इस तरफ से पूरा कर लेगा और आधा पाथ इस डायरेक्शन से पूरा कर लेगा। तो देखिए तो हर एक पोल कोर से कितना फ्लक्स जा रहा है, 5 फ्लक्स जा रहा है, 5 फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ से भी 5 फ्लक्स जाएगा, यहाँ से भी 5 फ्लक्स जाएगा। लेकिन देखिए तो जब 5 फ्लक्स यहाँ से निकला तो 5/2 इधर से पाथ पूरा कर लिया, 5/2 इधर से पाथ पूरा कर लिया, यानी योक में कितना फ्लक्स जा रहा है, योक में 5/2 फ्लक्स जा रहा है, यहाँ भी योक में 5/2 फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि 5 फ्लक्स यहाँ से निकला, 5/2 इधर से अपना पाथ पूरा कर लिया, 5/2 इधर से पाथ पूरा कर लिया, यहाँ से भी 5 फ्लक्स निकला, यहाँ से भी 5 फ्लक्स निकला, तो 5/2 इधर से पाथ पूरा कर लिया और 5/2 इधर से पाथ पूरा कर लिया। यानी अगर आपको बोलेगा कि पोल 5 फ्लक्स जनरेट कर रहा है, तो आप उस केस में योग में फ्लक्स कितना होगा, योग में फ्लक्स 5/2 होगा। तो यहाँ हम लोग देख लिए मैग्नेटिक सर्किट, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जनरेटर के केस में, या बोल सकते हैं डीसी मशीन के केस में, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से होगा, वो चीज़ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ये इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ये इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। एक सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं कि एक मशीन है जिसमें नंबर ऑफ पोल कितना है, P है, कंडक्टर कितना है, कंडक्टर Z है, नंबर ऑफ कंडक्टर उसमें Z है, और वो उसका स्पीड कितना है, n RPM से घूम रहा है, वो n RPM स्पीड से घूम रहा है, और हर एक पोल का फ्लक्स पर पोल हमारा फाई है। तब इसका हमको EF इंड्यूस्ड होगा वो चीज निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जानते हैं कि जो EF इंड्यूस्ड होता है E = d∅dt। तो आप बताइए कि एक रिवोल्यूशन में d∅ कितना होगा, यानी कितना फ्लक्स को कट करेगा। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पोल P है, और एक पोल से 5 फ्लक्स निकल रहा है। जैसे देखिए अभी जो एग्जांपल लिए थे इसमें 4 पोल था, इसमें 4 पोल था ना, नॉर्थ साउथ। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये आर्मेचर में मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कंडक्टर है। जब इसको एक रिवोल्यूशन रिवॉल्व कराएंगे, देखिए 5 फ्लक्स, ये हम लोग 5 क्या लिए, फ्लक्स पर पोल, यानी हर एक पोल 5 फ्लक्स, हर एक पोल का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 5। तो देखिए तो अगर इसको हम, ये कंडक्टर है, यानी अगर इसको हम एक रिवोल्यूशन यानी एक फेरा घुमाएंगे, तो देखिए तो 5 फ्लक्स यहाँ पे कट करेगा, पहले यहाँ पे 5 फ्लक्स कट करेगा, फिर ये कंडक्टर यहाँ पर भी फ्लक्स कट करेगा, फिर यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ पोल 4 ले लिए हैं, तो देख रहे हैं कि जो कंडक्टर है इसको हम एक फेरा घुमाएंगे तो यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे 5 फ्लक्स कट करेगा, यहाँ पे 5 फ्लक्स कट करेगा, यानी इसमें हम 4 पोल लिए हैं तो 4 5 फ्लक्स को कट कर रहा है। यानी अगर हम P पोल के लिए देखें, P पोल के लिए एक रिवोल्यूशन के लिए देखें तो उस कंडीशन में फ्लक्स कितना कट करेगा, टोटल फ्लक्स कट इन वन रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 पोल के लिए तो 4 5 फ्लक्स कट किया। यही P पोल के लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा, d∅ = एक रिवोल्यूशन में जो फ्लक्स कट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं d∅। तो d∅ तो क्या हो जाएगा, p∅, P नंबर ऑफ पोल है और 5 फ्लक्स पर पोल है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा p∅। अब हमको निकालना है dt, यानी एक रिवोल्यूशन घूमने में कितना टाइम लगेगा, कुछ चीज हमको निकालना है। तो हम बोल रहे हैं कि जो मशीन है उसका स्पीड कितना है, मशीन का स्पीड n RPM है, स्पीड कितना है n RPM है,
एन आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में एन चक्कर घूम रहा है, यानी एक एन रिवोल्यूशन घूम रहा है एक मिनट में। एक मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं। 60 सेकंड में एन चक्कर घूम रहा, 60 सेकंड में एन चक्कर घूम रहा। इसी को हम उल्टा लिखते हैं कि एन चक्कर घूमने में कितना टाइम लगा, एन रिवोल्यूशन घूमने में, एन रिवोल्यूशन घूमने में कितना टाइम लगा, 60 सेकंड टाइम लगा। एन रिवोल्यूशन घूमने में 60 सेकंड टाइम लगा। तो अगर हम बोले कि एक रिवोल्यूशन, चूंकि हम फलक से निकाले हैं एक रिवोल्यूशन के लिए, तो हम टाइम भी एक रिवोल्यूशन के लिए निकालेंगे। तो एन रिवोल्यूशन घूमने में 60 सेकंड यानी 1 मिनट लगता है। तो एक रिवोल्यूशन घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक रिवोल्यूशन घूमने में 60 बाई एन इतना सेकंड टाइम लगेगा। अब देखिए हम ये अब निकालना चाहें तो ई ए भी एक कंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं, तो ई ए भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई एवरेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। तो देखिए तो डी फाई हम लोग कितना निकाल के आए हैं, डी फाई हम लोग निकाल के आए हैं पी फाई। अब देखिए तो डी टी यानी कितना टाइम लग रहा था एक रिवोल्यूशन घूमने में, 60 बाई एन, 60 बाई एन। इसको एन को ऊपर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा, एन पी फाई बाई 60। तो ये तो ये एफ इंड्यूस्ड हुआ है, ये एक कंडक्टर के लिए ये एफ इंड्यूस्ड हुआ है, यानी ये पर कंडक्टर ये आया है। हम लोग एक कंडक्टर के लिए निकाले हैं। तो अगर हम टोटल ई एफ इंड्यूस्ड निकालना चाहें, यानी मशीन में कितना ई एफ इंड्यूस्ड होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक कंडक्टर में इतना ई एफ इंड्यूस्ड हुआ है। अब हम आपको बताया था कि सीरीज में कितना कंडक्टर ऐड था। तो सीरीज में जो कंडक्टर ऐड रहा था वो कितना निकल के आया था, जेड बाई ए, यानी अगर पैरेलल पाथ जितना होगा उतना से हम लोग भाग दे देते थे। कितना कंडक्टर सीरीज में ऐड रहता था, जेड बाई ए क्या, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, यानी जितना नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आता था उतना से हम लोग डिवाइड दे रहे थे, उतना कंडक्टर सीरीज में ऐड रहा था। तो ये अगर एक ब्रांच में हम ई एफ निकालना चाहें, एक ब्रांच में ई एफ निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये इन ईच ब्रांच, यानी प्रत्येक ब्रांच में अगर हम ई एफ निकालना चाहें, ई एफ इन ईच ब्रांच इक्वल टू, जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर में इतना ई एफ इंड्यूस्ड हुआ। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि एक कंडक्टर है ये, ठीक है, एक कंडक्टर में कुछ ई एफ इंड्यूस्ड हुआ, एक और कंडक्टर इसमें कुछ ई एफ इंड्यूस्ड हुआ। इसी तरह से बहुत सारे कंडक्टर सीरीज में ऐड है। तो हमको टोटल ई एफ निकालना है, तो क्या करेंगे, सही में ये बराबर इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि सब कंडक्टर का हर एक चीज़ हम लोग बराबर ले रहे हैं। तो सभी कंडक्टर में जो ई एफ इंड्यूस्ड हो रहा है वही बराबर होगा। तो हमको निकालना है, जैसे मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ कंडक्टर एन है, तो हमको टोटल ई एफ निकालना है, तो उतना से गुना कर देंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि सीरीज में कितना कंडक्टर ऐड है। तो सीरीज में कितना कंडक्टर ऐड रहेगा, तो सीरीज में कितना कंडक्टर ऐड रहेगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड है, और पैरेलल पाथ ए है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना ऐड रहेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है और एक पैरेलल पाथ है। तो हर एक पैरेलल पाथ में जेड बाई एक कंडक्टर कनेक्टेड रहेगा। तो ये एफ निकालना चाहेंगे, ये ऑफ ईच पैरेलल ब्रांच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बाई ए इंटू एन पी फाइव बाई 60। ये हर एक ब्रांच का आपको ये निकल के आएगा। अब बताइए जो हर एक ब्रांच का ये होगा वही मशीन का भी ये होगा। जैसे देखिए हम लोग बोल रहे हैं, इस तरह से इसको समझिए, दोनों के क्रॉस कुछ ये ई है, तो यही ये अपने आपको यहाँ भी मिलेगा। तो जो आपको पैरेलल ब्रांच में जो ई एफ मिलेगा वही ई एफ यानी जनरेटेड ई एफ के बराबर हो जाएगा। यानी ई एफ ऑफ ईच पैरेलल ब्रांच इज इक्वल टू जनरेटेड ई एफ। हम लोग लिख सकते हैं ई जी यानी जनरेटेड ई एफ, ई जी इक्वल टू जेड बाई ए
जेड वाई ए इंटू एन पी फाइव बाई 60। ये आपका नॉर्मल इक्वेशन निकल के आया है, जनरल इक्वेशन निकल के आया है। यही तो अगर हम वेव वाइंडिंग के लिए देखना चाहें और वेव वाइंडिंग के लिए देखना चाहें तो आपका ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी इक्वल टू जेड एन पी फाइव बाई ए इक्वल टू 2 हो जाएगा। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए देख रहे हैं, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए तो ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 120 हो जाएगा। यही हम लैप बाइंडिंग के लिए देखें, लैप बाइंडिंग के लिए देखें तो आपका ई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एन पी फाइव बटा 60 इंटू ए, यानी पैरेलल पाथ क्या होता है लैप बाइंडिंग के लिए, पी होता है। तो यहाँ से पी से पी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, देखिए तो क्या आ जाएगा, पी से पी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, जेड एन 5 बटा 60, जेड एन 5 बटा 60। अब देखिए इसको फिर से समझिए। सबसे पहले हम लोग एक मशीन लिए, उसमें हम लोग मान रहे हैं कि उस मशीन में पी नंबर ऑफ पोल है, जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, एन आरपीएम स्पीड से वो घूम रहा है, फ्लक्स पर पोल उसमें है 5 वेबर, कितना 5 वेबर। तो हम लोग जानते हैं कि जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम लोग जानते हैं कि जनरेटेड ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो हम लोग सबसे पहले निकालें कि एक रिवोल्यूशन में कितना फ्लक्स को कट कर रहा है, एक रिवोल्यूशन में एक कंडक्टर कितना फ्लक्स को कट कर रहा है। तो पर पोल फ्लक्स 5 है, पी नंबर ऑफ पोल है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा P5, यानी P5 फ्लक्स को कट करेगा कंडक्टर एक रिवोल्यूशन में। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि एन आरपीएम से वो घूम रहा है, एन आरपीएम से वो मूव कर रहा है। एक आरपीएम मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में एन रिवोल्यूशन यानी एन चक्कर घूम रहा है। तो इसको बोल सकते हैं कि एन रिवोल्यूशन यानी एन चक्कर 60 सेकेंड यानी एक मिनट में घूम रहा है। आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट यानी एक मिनट में एन आरपीएम मतलब एन रिवोल्यूशन घूम रहा। तो बोल सकते हैं कि एन रिवोल्यूशन एक मिनट में घूम रहा, एन रिवोल्यूशन एक मिनट यानी 60 सेकंड में घूम रहा। तो एक रिवोल्यूशन कितना देर में घूमेगा, एक रिवोल्यूशन घूमेगा 60 बाई एन सेकंड में, एक रिवोल्यूशन 60 बाई एन सेकंड में। तो यहाँ से हम लोग निकाले ये भी यानी जो ई एफ इंड्यूस हो रहा ये भी इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। देखिए तो यहाँ डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव कितना निकाल कर लाए P5 और डी टी कितना निकाल कर लाए 60 बाई एन। यहाँ से हम लोग देखें एन P5 बाई 60, एन ऊपर चला गया। इसके बाद देखें नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी हर एक पैरेलल ब्रांच में कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। तो जेड वाई ए कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा। कैसे बोल रहे हैं, देखिए जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है और एक पैरेलल पाथ है, जेड टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है और एक पैरेलल पाथ है। तो हर एक पैरेलल पाथ में जेड वाई ए कंडक्टर कनेक्टेड होगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए कि 20 को कंडक्टर है, 20 कंडक्टर है और 4 को पैरेलल पाथ है, 20 कंडक्टर है 4 पैरेलल पाथ है। तो हर एक पैरेलल पाथ में कंडक्टर कनेक्टेड होगा, हर एक पैरेलल पाथ में 5 कंडक्टर कनेक्टेड होगा सीरीज में। तो कितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, जेड वाई ए। तो अब हम निकाल रहे हैं ये इन इच पैरेलल पाथ, यानी हर एक पैरेलल पाथ में कितना ईएफ होगा। तो हर एक पैरेलल पाथ में ईएफ होगा जो जितना कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और एक कंडक्टर में जो ईएफ इंड्यूस होगा। तो एक कंडक्टर में इतना ईएफ इंड्यूस होगा, देखिए ईएफ इंड्यूस पर कंडक्टर। तो जो हर एक ब्रांच में जो ईएफ इंड्यूस होगा वही जनरेटेड ईएफ के बराबर होगा। तो जनरेटेड ईएफ जेड एन पी पाई बाई 60। यहाँ से आप देखें वेव वाइंडिंग के लिए, तो वेव वाइंडिंग के लिए देखें कि ए इक्वल टू 2 होता है, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग के लिए देखें तो ए इक्वल टू 2 होता है। तो जेड एन पी 5 बाई 120 हो गया। वही लैप वाइंडिंग के लिए देखें तो यहाँ से ए इक्वल टू पी हो गया, पी से पी कट गया तो जेड एन 5 बाई 60। तो आपका जनरेटेड ईएमएफ कितना निकल के आया, जेड एन पी 5 बाई 60 है। कितना निकल के आया, जेड एन पी 5 बाई 60 है। आपका जनरेटेड ईएमएफ जो निकल के आया है ई जी इक्वल टू पी जेड एन 5
Y60A। तो हम लोग जब जनरेटर का केस ले रहे हैं तो जनरेटर के केस में हम लोग लेते हैं जनरेटेड ईएमएफ, यानी कितना ईएमएफ जनरेट किया। यही जब हम लोग मोटर पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग लेते हैं बैक ईएमएफ। तो जब आप मोटर पढ़िएगा तो P नंबर ऑफ पोल रहेगा, Z कंडक्टर रहेगा, N आरपीएम से मूव करेगा और 5 फ्लक्स रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका जो बैक ईएमएफ होगा उसमें हम लोग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है मोटर के केस में उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ जो होगा वो भी सेम होगा, यानी PZNI/60A बोल सकते हैं इन केस ऑफ मोटर। इन केस ऑफ मोटर ये क्या है, इन केस ऑफ जनरेटर इन केस ऑफ जनरेटर। जनरेटर के केस में जनरेटेड ईएमएफ इतना ही होगा और मोटर के केस में बैक ईएमएफ होता है वो भी इतना ही के बराबर होगा। अब हम बोल रहे हैं फॉर पार्टिकुलर मशीन, फॉर पार्टिकुलर मशीन, फॉर पार्टिकुलर मशीन यानी कोई मशीन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो जब कोई मशीन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो उस केस में देखिए, तो उस केस में आपका नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ कंडक्टर और साथ ही साथ कितना पैरेलल पाथ होगा, और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है। यानी देखिए तो उस केस में आपका PZY60A ये सब चीज आपका कांस्टेंट हो जाएगा। और कोई गिवन मशीन है, बोल सकते हैं कोई पार्टिकुलर मशीन के लिए कितना नंबर ऑफ कंडक्टर रहेगा, साथ ही साथ कितना पोल रहेगा, और ये सारा चीज आपको कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि कोई पार्टिकुलर मशीन के लिए आपको पता है, जब आप मशीन को ऑपरेट करा रहे हैं तो जैसे कोई मशीन बना दी है तो उस केस में नंबर ऑफ पोल, कंडक्टर और साथ ही साथ आपको उसको कंस्ट्रक्ट कर ही दिया है तो कितना पैरेलल पाथ होगा ये भी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि आप जब कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो आपको पता है कि वेव बाइंडिंग किया है कि लैप बाइंडिंग किया है, तो उस केस में आपको ये भी पता है। यानी PZA और 62 पहले से कांस्टेंट है, यानी इतना चीज आपको कांस्टेंट हो गया। तो जो जनरेटेड ईएमएफ EG है, बोल सकते हैं EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस कांस्टेंट को हम K लिख दे रहे हैं, तो EG इक्वल टू लिख सकते हैं K। देखिए इतना चीज कांस्टेंट हो गया, यानी N फाई बात क्या क्या N फाई। यानी जब आप ऑपरेट करेंगे, जब आप मशीन को ऑपरेट करेंगे तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा उस मशीन को स्पीड कितना है और साथ ही साथ कितना फ्लक्स है। यानी उस मशीन का स्पीड और फ्लक्स पर पोल इन दोनों को घटा बढ़ा करके उसमें आप जनरेट होने वाले ईएमएफ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकुलर मशीन के लिए, किसी पार्टिकुलर मशीन के लिए PZA ये सारा चीज आपको कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो जनरेटेड ईएमएफ है, इन जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो किस चीज पर निर्भर करेगा? उस मशीन का स्पीड पर और साथ ही साथ उसमें पास होने वाले फ्लक्स पर, यानी EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई। तो यहाँ से बहुत सारा आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे बोल देगा आपको कि, जैसे बोल दिया कोई मशीन है वो 100 आरपीएम पे मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो बोल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 आरपीएम पे मूव कर रहा है तो उस केस में 50 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है। 100 आरपीएम पे मूव कर रहा है, 50 वोल्ट इंड्यूस हो रहा है। अगर इसका स्पीड हम 150 कर देंगे तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ स्पीड को हम दुगना कर देंगे यानी 200 आरपीएम कर देंगे तो उसमें ईएमएफ कितना होगा? तो डेढ़ा करेंगे यानी 150 आरपीएम करेंगे तो ईएमएफ भी डेढ़ा हो जाएगा, यानी 75 वोल्ट। दुगना करेंगे 200 आरपीएम तो उस कंडीशन में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि EG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N फाई है। इसी तरह से आप फ्लक्स पर भी पूछ सकता है। तो यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। तो ये चीज़ हम देख लिए। आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज जो बताएं आप लोग को समझ में आया होगा।